बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना MD कैट फिज़िक्स यूनिट नंबर 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे। आपने वीडियो लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है और जहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं आपने अपनी गलतियों को नोट डाउन करना है। मैंने इसके अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो क्वेश्चंस की दी है, सो आपने बहुत ही गौर और तवज्जो के साथ इस वीडियो लेक्चर को देखना है। तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले अपने पहले MCQ की जानिब। तो ये देखिए, द करंट इन मेटल इज़ ड्यू टू, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेटल्स के अंदर जो आपके पास चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अल्फ़ा जो है इसका राइट ऑप्शन है और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। द एक्सेस चार्ज गिवन टू अ कंडक्टिंग सरफेस ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ड्यू टू, तो ये भी चीज़ आपके साथ डिस्कस हो चुकी है कि जब भी आप एक कंडक्टिंग सरफेस को आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये होती है ड्यू टू रिपल्शन। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। द यूनिट फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो होता है पर केल्विन। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास चार्ली ऑप्शन। अ चार्ज ऑफ 30 कूलम पासिस थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स द करंट इज, तो ये देखिए सिंपल यहाँ पर आपके पास जो है वो करंट का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा। जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास अल्फा ऑप्शन 250 मिली एम्पेयर। अब हम ये देखेंगे कि ये आंसर कैसे आया। तो ये देखिए जी आपके पास करंट का फार्मूला होता है डेल Q ओवर डेल T। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पे 2 मिनट्स दिए हुए हैं तो आपने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 मिनट होता है 120 सेकंड। यहाँ पर मैंने 2 × 60 लिख दिया, एक ही बात है। जब आपने इसको कट किया तो आंसर आ गया 1/4। 1/4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 0.250। तो जब आप इसको प्रीफिक्सेस के साथ जो है मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास राइट ऑप्शन बन जाएगा 250 मिली एम्पेयर। The unit for conductance is ampere per volt and can be represented by the symbol। तो देखिए आप जानते हैं कि कंडक्टेंस जो है वो हमारे पास होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और यूनिट आपके सामने है एम्पेयर पर वोल्ट। तो एम्पेयर पर वोल्ट जो है ये सीमेंस के इक्वल होता है, जिसका हम लिख सकते हैं कैपिटल S से। तो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगी चार्ली ऑप्शन। और ये देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डैश विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए जी इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फा ऑप्शन और इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइजेज विद टेम्परेचर ड्यू टू, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब सवाल ये है कि ये टेम्परेचर किस तरह से बढ़ता है और रेजिस्टेंस किस तरह से इंक्रीज होती है। तो आप ऑप्शंस देख सकते हो, इसमें जो बीटा ऑप्शन है ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन विद एटम्स, तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रिफ्ट करते हुए जब नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है जो कि बाद में अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखिए राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास बीटा ऑप्शन। और ये आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, तो ये सिंपल और आसान डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। सो हम यहाँ पे राइट ऑप्शन कहेंगे चार्ली ऑप्शन। टू रजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द ओवरऑल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, तो ये चीज़ मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब आपके पास 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे होंगे और उनकी वैल्यू डिफरेंट होगी तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। अब ये देखिए 2 रजिस्टर R1 R2 पैरेलल में लगे हुए हैं तो R इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला होता है कि ऊपर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आप इन दोनों को ऐड कर दो। तो आप देख सकते हो कि R इक्विवेलेंट आ गया R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। A current of 5 ampere passes through a resistive filament of 3 ohm for 3 seconds. The ratio of heat energy produced to the power dissipated is, अब देखें जी यहाँ पे 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे। एक तो हीट एनर्जी का जाउल लॉ जो है आपने पढ़ा हुआ है I²RT, और दूसरा यहाँ पे इस्तेमाल होना है फार्मूला पावर का। तो देखिए जी इसका जो राइट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन है। अब हमने ये देखना है कि बीटा ऑप्शन कैसे है।
तो आपके सामने दोनों फार्मूले आ गए, हीट का और पावर का। आप सिंपल इनकी रेशो ले लें तो I²R से कट गया, पीछे बच गया सिर्फ आपके पास जो है वो टाइम, और उसकी वैल्यू है 3 सेकेंड्स। सो हमने कहा जी रेशो आ गई हीट प्रोड्यूस टू पावर डेसिपेशन इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। द कन्वेंशनल करंट फ्लोस, तो सिंपल आप जानते हो बुक की लाइन है कि हम बोलते हैं सिंपल के ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये बात भी ठीक है। फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ये बात भी ठीक है। फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ये बात भी ठीक है। फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये बात भी सही है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। डैश इज अ बायलेटरल डिवाइस, तो जो आपके पास रजिस्टर है ये बायलेटरल डिवाइस है, डेल्टा जो है वो राइट ऑप्शन है। अब बायलेटरल डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो दोनों डायरेक्शंस के अंदर करंट को फ्लो करवा सके, मतलब कि डिपेंडेंस नहीं है कि आप किस एंड को इस्तेमाल करते हैं, आप जिस मर्जी एंड को इस्तेमाल कर लें, आप जो है वो इजीली रजिस्टर के अंदर से करंट जो है वो फ्लो करवा सकते हैं। सो रजिस्टर जो है वो एक बायलेटरल डिवाइस है। करंट इज द डैश क्वांटिटी, तो आप जानते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। करंट इन डिस्चार्ज ट्यूब पासिस ड्यू टू, अब ये देखें जी यहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब्स है ना, इनको हम सिंपल बोलते हैं गैसेस। तो गैसेस के अंदर जो आपके पास चार्ज कैरियर्स हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। सो हमने कहा अल्फा इज द राइट ऑप्शन। किरचॉफ्स करंट रूल इज एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ, तो ये बुक की लाइन है और ये लास्ट ईयर एमडी कैट में ये एमसीक्यू आया था। हम बच्चों को इतने मुश्किल सर्किट सॉल्व करवाते रहे, लेकिन सवाल बहुत ही बेसिक आ गया। तो ये जो बेसिक सवाल होते हैं इनको भी आपने अच्छी तरह से देखना होता है, इसीलिए बुक की लाइंस को भाई लाजमी पढ़ा करो आप लोग, ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट रूल इज एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ, तो हम इसको बोलते हैं जी इलेक्ट्रिक चार्ज। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। Two practical voltage sources of 6 volt 2 ohm and 5 volt 3 ohm are connected in series such that negative terminal of first source is connected to positive terminal of second source. The overall effect is equal to, तो सिंपल जी आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको जो है देखें, आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चार्ली ऑप्शन। अब ये किस तरह से आया, ये आपके सामने सर्किट लगा हुआ है और आप देख सकते हो कि पहले का नेगेटिव जो है वो दूसरे के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा कि जब भी बैटरीज इस तरह से कनेक्टेड होती हैं कि एक बैटरी का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हो, तो टोटल वोल्टेज के लिए हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमने कहा जी ये 6 + 5 11 वोल्ट आ गया। इसी तरह ये 2 ओम और ये 3 ओम ये सीरीज़ में है, क्योंकि करंट जो है उसकी डायरेक्शन एक ही है, मल्टीपल पाथ नहीं है, लिहाजा ये 2 और 3 जो है ये सीरीज़ में होकर 5 ओम हो गया। हमने कहा जी इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इस तरह से बनेगा कि अब आपके पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आएगी 11 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 5 ओम। यही वजह है कि हमने कहा कि चार्ली जो है वो राइट ऑप्शन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किरचॉफ्स डैश लॉ, तो सिंपल जी बुक की लाइन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होती है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका बीटा ऑप्शन। A DC source of EMF E and internal resistance RS not equal to 0 will deliver maximum power to a resistive load RL only when, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है और हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर आउटपुट तब आती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। सो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डेल्टा ऑप्शन। और ये आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये उसका फार्मूला है, फार्मूला भी आपको आ सकता है। ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर कंडक्टर्स फॉर विच डैश डू डज नॉट चेंज व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस देयर एंड, तो सिंपल जी आप जानते हैं कि ओम्स लॉ सिर्फ तब वैलिड होता है जब आपके पास फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर जो है वो कांस्टेंट रहे। सो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर, फेज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी, ये तीनों ही जो हैं वो फिजिकल स्टेट्स हैं। सो हमने कहा कि ये तीनों कांस्टेंट रहनी चाहिए। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। द रिलेशन बिटवीन EMF E एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT इन एनी सर्किट इज, तो देखें जी आपके पास जो है वो तीनों ऑप्शंस हैं। हम कहते हैं जी पहली ऑप्शन भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी। सो डेल्टा जो है वो राइट आंसर है कि ईच ऑफ अ 4 मेंशन केस इज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बात सही है। देखें जी आपके पास डेल्टा राइट आंसर आ गया। केस 1 अगर डिस्चार्जिंग होगी तो हमें पता है कि EMF ज़्यादा होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा है। और अगर आपके पास जो है वो करंट ज़ीरो है तो हम कहते हैं कि EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंगे। सो इसीलिए हमने कहा कि तमाम जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं। ये डिपेंड करता है कि सर्किट किस नेचर का है, इसीलिए डेल्टा जो है वो राइट ऑप्शन है।
एनर्जी डेसिपेटेड बाय यूनिट चार्ज इन लोड इज कॉल्ड, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है हमारे पास ये वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होती है। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास अल्फा ऑप्शन। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, ये होती है एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके अंदर आपने बीटा ऑप्शन की तरफ नहीं जाना, इसके अंदर आपने अल्फा ऑप्शन की तरफ जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज शोस गुड ओहमिक बिहेवियर, तो हमारे पास जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है ये गुड ओहमिक बिहेवियर शो करता है और ये ओहमिक कंडक्टर है। सो राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास चार्ली ऑप्शन। डायोड, ट्रांजिस्टर और जो बल्ब फिलामेंट है ये नॉन ओहमिक हमारे पास डिवाइसेस हैं। अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी, 3 ohm resistor and 9 ohm resistor. The power delivered to 3 ohm resistor is 0.75 watt. The power delivered to 3 ohm resistor will become dash if 9 ohm resistor fails short. स्टोरी ये है, वो कहता है जी कि एक 6 वोल्ट की बैटरी है, एक 3 ohm का रजिस्टर है और एक 9 ohm का रजिस्टर है और जो 3 ohm के क्रॉस जो है वो पावर आ रही है वो 0.75 है। कहता जी बिल फर्ज अगर 9 ohm की रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाए, वो वहाँ से निकल जाए, डिलीट हो जाए बिल फर्ज, तो अब आप बताएं कि अब आपके पास जो है पावर डिलीवर टू 3 ohm रजिस्टर क्या होगा। तो ये देखें जी सिंपल, इसका जो आंसर होगा वो होगा डेल्टा ऑप्शन। अब ये कैसे आता है ये देखो, ये जी हमारे पास पहले इनिशियल ये सर्किट था, ठीक है। अब उसने कहा कि 9 ohm जो है वो फेल शॉर्ट, तो आपने इसको डिलीट कर देना, ये अब लगी नहीं हुई। तो अब आपके पास सर्किट ये है, इस सर्किट के हिसाब से सबसे पहले आप करंट निकालें, ओम्स लॉ लगा के, तो करंट आ गया 2 एम्पेयर। अब आपने पावर निकालनी है, तो वोल्टेज आपके पास है, करंट आपने सॉल्व कर लिया, तो आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 वाट। यही वजह है कि डेल्टा जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। Two equal resistances each of 4 ohm are connected in parallel with a DC source of 6 volt. The total power delivered by the battery will be. अब देखें जी वंस अगेन यहाँ पे हमें पावर निकालनी है और 2 रेजिस्टेंस दी गई हैं जो कि पैरेलल में हैं। सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं, तो आंसर आ गया जी इसका अल्फा। अब हम बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब। तो देखें जी आपके पास ये आ गया जी इनिशियल सर्किट, इसको हमने जो है वो रीड्रॉ किया। ये 4 और 4 पैरेलल में है, तो हमें पता है कि R/N होता है फार्मूला, अगर सेम वैल्यू रजिस्टर पैरेलल में लगे हों। तो आंसर आ गया 2 ohm। हमने कहा जी ये देखें अब 2 ohm की रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है। सबसे पहले करंट निकाल लें, तो करंट आ गया 3 एम्पेयर, पावर होती है V मल्टीप्लाई बाय I, वोल्टेज आपको दी गई 6, करंट आपने निकाला 3 एम्पेयर, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 18 वाट। यही वजह है कि हमने कहा अल्फा जो है वो राइट ऑप्शन है। A copper wire of length L and cross section area A is cut into 2 equal halves. The resistivity of each half is dash the resistivity of original wire. तो पढ़ाते हुए मैंने ये बात बारहा दफ़ा समझाई थी और इस बात पे जोर दिया था कि रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। यही वजह है कि आप वायर का एरिया बढ़ा दें, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दें, जो मर्जी कर दें, रेजिस्टिविटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यही वजह है कि हमने कहा रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी और वो इक्वली होगी। यही वजह है कि राइट ऑप्शन आ गया डेल्टा ऑप्शन। इफ अ कन्वेंशनल करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फ्रॉम पॉइंट A टू B, इट वुड हैव द सेम इफेक्ट एज इलेक्ट्रॉनिक करंट ऑफ। तो याद रखिएगा कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो इफेक्ट है वो सेम होता है, सिर्फ इनकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होती है। तो यही वजह है कि हमने कहा कि अगर 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है पॉइंट A से B, तो सेम 1 एम्पेयर जो B से A फ्लो कर रहा होगा उसका इफेक्ट सेम होगा। सो यही वजह है कि हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। A current of 3 ampere passes from a point in a wire for a period of 30 seconds. The charge passing this point will be. तो सिंपल आसान जी, करंट का आप फार्मूला लगाएं I is equal to del Q over del T और यहाँ से जो है आप चार्ज निकाल लें करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ जाएगा चार्ली 90 कूलम। ये देखिए जी ये आपके सामने इसका सोल्यूशन आ गया। ओहम्स लॉ इज वैलिड एज लॉन्ग एज, तो याद रखिएगा कि ओहम लॉ हमेशा तब वैलिड होता है जब आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो, फिजिकल स्टेट जो है वो कांस्टेंट हो। तो यही वजह है कि चार्ली जो है वो राइट ऑप्शन होगा। एन आइडियल शॉर्ट सर्किट इज रिकग्नाइज्ड बाय, तो V इज इक्वल टू 0, ये बात सही है। करंट जो है वो मैक्सिमम होता है, ये बात भी सही है। R इज इक्वल टू 0 एंड P इज इक्वल टू 0। सो ये सारे ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके पास आइडियल शॉर्ट सर्किट के हैं, इनको आप अपने पास लिख सकते हो। सो डेल्टा जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। एन आइडियल
ओपन सर्किट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो अब इस क्वेश्चन में उसने ओपन सर्किट के हमसे पैरामीटर पूछे हैं, कैरेक्टर पूछे हैं। तो देखें जी, ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम, ये बात सही है। करंट जीरो, ये बात भी ठीक है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट एंड पावर इक्वल टू जीरो, तो ये बात भी सही है। तो यही वजह है कि हमने कहा कि इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। तो इन पैरामीटर्स को भी आप अपने पास लिख लो, ये भी आपको MCQ में आ सकते हैं। A DC source is connected with a resistor of 30 ohm. If energy dissipated in 0.3 joule, the DC source is off. अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे आप ठीक कर लें कि आपके पास ये एनर्जी डेसिपेटेड नहीं आएगा, यहाँ आएगा पावर डेसिपेटेड इस 0.3 वाट। तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें जी, आंसर इसका आ जाएगा बीटा। अब ये मैंने आपके सामने इसका सोल्यूशन किया हुआ है और ये मैंने बताया हुआ है कि पावर जो है यहाँ पे आनी है और ये 0.3 वाट है, जॉल नहीं है। देखें जी, रजिस्टर 30 ओम है, पावर 0.3 वाट है, वोल्टेज निकालनी है। तो फार्मूला आपके सामने है। जब आपके पास वोल्टेज रजिस्टर दिया हो और पावर का फार्मूला है, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो v स्क्वायर हो जाएगा PR, अंडर रूट ले लें तो v इक्वल टू अंडर रूट PR आ गया। सॉल्व करें तो वोल्टेज आ जाएगी 3 वोल्ट। यही वजह है कि हमने कहा बीटा जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। A wire of length L and cross section area A having resistance R is stretched such that its length becomes double now. तो आपने बतानी है कि अब रेजिस्टेंस क्या होगी। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर वाला शॉर्टकट आपको लिखवाया था। राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। और ये देखें जी, R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। अब यहाँ पर उसने डबल किया है तो इसीलिए n की वैल्यू 2 आ गई। सॉल्व कर लें, पुट कर लें तो आंसर आ जाएगा आपके पास R डैश इज इक्वल टू 4R। A wire of copper having resistance 3R is converted to an equilateral triangular shape. The resistance across any side will be. तो देखें जी, ये भी आपको चीज़ जो है वो डिस्कस करवाई जा चुकी है, समझाई जा चुकी है। जब आप इसको कट करेंगे तो आपके पास हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो R ओम रह जाएगी। तो ये देखो, आंसर आ जाएगा 40 का। अब ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि 3R है, 3 इक्वल पार्ट में कट गया तो अब हर एक की RR रह गई। इसको हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। तो शॉर्टकट यूज़ करें, मैंने बताया था कि अगर क्लोज शेप हो और एडजेसेंट साइड की आपने निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है n-1/n इंटू R। तो यहाँ पे 3 साइड्स हैं, तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2/3R। सो हमारे पास चार्ली जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। A DC battery of 5 volt is connected to a resistance of 1 ohm. The potential difference across the 1 ohm resistor is 2.5 volt. The internal resistance of the batteries. अब देखो भाई कि यहाँ पे टोटल जो है वो 5 वोल्ट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल दिया है 1 ओम। वो कहता है कि 1 ओम के क्रॉस 2.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड किरचॉफ्स रूल आप जानते हो कि टोटल जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप के इक्वल होना चाहिए। आपको टोटल जो पोटेंशियल दिया है वो 5 वोल्ट है। अब 2.5 एक रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है तो बाकी भी आपके पास 2.5 ही ड्रॉप होना चाहिए। हमने कहा जी सेम वोल्टेज ड्रॉप के लिए रेजिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए। यही वजह है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी 1 ओम की होगी। सो राइट ऑप्शन आ गया अल्फा ऑप्शन। और ये आ गई जी इसकी एक्सप्लेनेशन कि ये एक सर्किट है जी, आप देख सकते हो। तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल V1 अक्रॉस R मस्ट बी 2.5 वोल्ट। तो 2.5 के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होनी चाहिए ताकि जो है आपके पास सेम पोटेंशियल डिवाइड हो सके। सो इसीलिए अल्फा जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। एनर्जी डेसिपेटेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड। तो जी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये अल्फा और डेल्टा ऑप्शन जो है वो सेम हो गई हैं। सो जिसने अल्फा और डेल्टा लगाया दोनों का सही है। सो राइट ऑप्शन मैंने यहाँ पे अल्फा लगा दिया लेकिन डेल्टा भी सही है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। द यूनिट ऑफ EMF इज, तो बुक में लिखा हुआ है कि EMF को आपने फोर्स नहीं समझना। EMF का जो यूनिट है वो आपके पास वोल्ट होता है। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। द सुटेबल रिलेशन फॉर फाइंडिंग पावर डेसिपेशन इन पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में जो है हम इस्तेमाल करते हैं V²/R। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। द सुटेबल रिलेशन फॉर फाइंडिंग पावर डेसिपेशन इन अ सीरीज सर्किट। तो सीरीज में हम इस्तेमाल करते हैं जी I²R। तो आपके पास बीटा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। द सुटेबल रिलेशन फॉर फाइंडिंग पावर डेसिपेशन इन सीरीज पैरेलल सर्किट वुड बी। तो उसने कहा जी कि सीरीज पैरेलल सर्किट है या जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला होता है P = VI। सो अल्फा जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन होगा। सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज। तो सिंपल जी ये किरचॉफ्स करंट रूल की जो है वो आपके पास स्टेटमेंट है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। If we transfer an electric source from negative to positive terminal, electric potential energy.
तो देखें जी, नेगेटिव से आप जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब आप लो से हाई टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी हमेशा गेन होती है। तो एनर्जी गेन होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा बढ़ेगा, वो इंक्रीज होगा, उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। सो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। If we transverse a resistor in a closed loop in a direction of current, the potential drop will be। तो याद रखिए, जब भी करंट की डायरेक्शन में कोई रजिस्टर आएगा एक क्लोज लूप के अक्रॉस, तो उसका जो पोटेंशियल चेंज लेना है, पोटेंशियल ड्रॉप लेना है, वो हमेशा नेगेटिव लेना है। हम माइनस आई आर लिखते हैं। सो राइट ऑप्शन आ जाएगी आपके पास बीटा ऑप्शन। किरचॉफ्स लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन इज। तो किरचॉफ का वो लॉ जो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस करता है उसको हम किरचॉफ्स मेश रूल बोलते हैं। मेश मींस लूप रूल। तो इसीलिए इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन आएगा चार्ली ऑप्शन। A uniform wire of length L and resistance R is made in a circular shape. The resistance is measured across diameter of that circle। तो मैंने आपको डायमीटर के लिए शॉर्टकट सिखाया था कि इसको हम बोलते हैं सिंपल R/n², अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हो। तो ये देखें यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा जी बीटा ऑप्शन। ठीक है, अब ये देखो जी इसका सोल्यूशन कि जब आपने उस R को सर्कुलर शेप में दिया, अब ये R/2 और R/2 पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें जी ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस पॉइंट्स का मतलब ये है कि ऊपर वाला नीचे वाले के साथ पैरेलल में हो गया। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था कि पैरेलल के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वेयर n इज नंबर ऑफ रजिस्टर। अब यहाँ जो R की वैल्यू है वो है R/2 और तादाद भी 2 है, इसलिए R/2 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आ गया जी R/4 ओम, या आप मेरे शॉर्टकट से कर सकते हो R/n² से। सो आंसर आ गया जी हमारे पास बीटा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये आज की जो टेस्ट डिस्कशन है वो इख्तिताम पसीर हुई। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस डिस्कशन में भरपूर जो है हिस्सा लिया होगा और आपने काफ़ी हद तक एमसीक्यू सही किए होंगे। ये जितना भी आपको जो है प्रैक्टिस करवाई गई है ये लेक्चर कंटेंट से ही करवाई गई है। सो आपने क्या करना है, आपने लेक्चर कंटेंट को भी बहुत तवज्जो के साथ देखना है, नोट डाउन करना है, और आपने बुक की लाइंस को भी साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, तो बुक की लाइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्री टेस्ट में बच्चा डिफरेंट इंस्टीट्यूट की बुक्स को सॉल्व करता है, डिफरेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करता है, लेकिन ना तो वो बुक की एग्जांपल्स करता है, ना ही वो बुक के न्यूमेरिकल्स करता है, और ना ही वो बुक की लाइंस पढ़ता है। मतलब अपनी टेक्स्ट बुक को वो की वुक्कर नहीं देता। तो ये काम नहीं करना। आपने सबसे पहले टीचर के जो लेक्चर नोट्स हैं आपने उनको पढ़ना है और फिर आपने बुक को पढ़ना है, क्योंकि लेक्चर नोट्स से जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। उसके बाद जब आप लेक्चर नोट्स को कर लेते हो, बुक कर लेते हो, फिर आप जो मर्जी प्रैक्टिस करो, फिर आप जिस मर्जी इंस्टीट्यूट की जो है वो बुक से आप प्रैक्टिस करो, वो आपकी अपने ऊपर है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि टीचर का जो लेक्चर है उसको अच्छी तरह से लिखें, समझें, उन पॉइंट्स को गौर करें, और इसके साथ साथ आप अपनी टेक्स्ट बुक की जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो एफएससी में पढ़ते वक्त आपने अंडरलाइन की थी उनको आपने लास्ट में एक दफ़ा देखना है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।